हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जिन्हें आप जीबी शॉ के नाम से जानते हैं। और ये राइटर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट हर एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनते हैं, स्पेशली वो एग्जाम जिसमें प्रेस्क्राइब्ड हो एंड नेट का एग्जाम। तो इनकी बायोग्राफी भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके प्लेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम इंपॉर्टेंट है, टाइटल इंपॉर्टेंट है। इस सभी से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो आज जो भी क्वेश्चन आपके सामने है वो पीवाईक्यूज के बेस पे है। और अभी एक क्वेश्चन जीटीसी में भी पूछा गया था इनकी बायोग्राफी से, तो आप लोग समझ ही रहे होंगे इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीबी शॉ वॉज बोर्न इन। जीबी शॉ का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था डबलिन में। ओके, डबलिन में सिंज स्ट्रीट में हुआ था, आयरलैंड में हुआ था 1856 में, और इनकी डेथ होती है 1950 में यूके में। अगर हम बात करें इनके फादर की, तो इनके फादर का नाम था जॉर्ज कैर शॉ और ये एक कॉर्न मर्चेंट थे, और इनकी मदर का नाम था लुसिंडा एलिजाबेथ शॉ। ये एक प्रोफेशनल सिंगर थी। ओके, डबलिन आयरलैंड में जन्म हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार लोग ब्रिटेन लगा देते हैं, और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल ड्रामेटिस्ट में से एक है। ही वॉज एसोसिएटेड विद, तो किस ग्रुप के साथ ये एसोसिएटेड थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेबियन सोसाइटी, बहुत बार पूछा गया ये सवाल। फेबियन सोसाइटी, क्या इसका पर्पस था? इट एडवोकेटेड ग्रेजुअल रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म एंड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट। इन्हें नोबेल प्राइज कब मिलता है? नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। नोबेल प्राइज विनर्स की आप एक लिस्ट प्रिपेयर कर लीजिए। मैं भी कोशिश करूंगी अपनी तरफ से आपको लिस्ट प्रोवाइड करने की, और आप उसे याद कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट राइटर्स की। 1925 में इन्हें नोबेल प्राइज मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। 1925 में इनका एक प्ले भी आता है, सेंट जॉन, ये भी आप याद रखिएगा। सेंट जॉन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी लोगों ने पढ़ा भी होगा ये प्ले। फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर एंड आइडियलिज्म इन ड्रामा, इन्हें नोबेल प्राइज मिलता है। विच प्ले मेड शॉ इंटरनेशनली फेमस? तो आर्म्स एंड द मैन, काफी पढ़ा है आपने। ब्लेशली, रैना, सर्जियस। एंटी रोमांटिक कॉमेडी, ये भी क्वेश्चन बनता है कि ये प्ले कैसा प्ले है। एंटी रोमांटिक कॉमेडी है, एंड इस प्ले ने शॉ की रेपुटेशन एज अ मेजर ड्रामेटिस्ट एस्टैब्लिश की। इनका एक और वर्क है, पिग्मेलियन। पिग्मेलियन बेस्ड ऑन द ग्रीक मिथ ऑफ, किसकी ग्रीक मिथ पे बेस्ड है? तो पिग्मेलियन की ही ग्रीक मिथ पे बेस्ड है। इसमें हम देखते हैं क्या ये मिथ थी, तो इस कल्चर था पिग्मेलियन। ये एक स्टैचू क्रिएट करता है जो कि जीवित हो जाता है, तो इसी से शॉ को इंस्पिरेशन मिलती है। हु इज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ पिग्मेलियन? तो एलिजा डू लिटिल। कौन है प्रोटोगोनिस्ट? एलिजा डू लिटिल। इनकी प्लेस के कलेक्शन भी आए थे, ये भी आपको याद रखना है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। सेंट जॉन के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन थी जो आप नोट कर सकते हैं। सेंट जॉन, इसका जो टाइटल है वो इंपॉर्टेंट है, अ क्रॉनिकल प्ले इन 6 सीन्स एंड एन एपिग्लॉग। ठीक है, और जोन ऑफ आर्क की लाइफ पे बेस्ड थी। इसको कैनोनाइज किया गया था, इनको कैनोनाइज किया था बाय द रोमन कैथोलिक चर्च। ठीक है, और हम कह सकते हैं ओनली ट्रेजिडी, ये एक ट्रेजिडी है क्योंकि जोन ऑफ आर्क की डेथ हो जाती है। एलिजा डूलिटिल के बारे में जानते हैं, तो एलिजा डूलिटिल एक फ्लावर गर्ल थी, और इसको लिंग्विस्टिक और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू एक कल्चर लेडी बनाने की कोशिश की गई थी। ठीक है, तो किसने कोशिश की थी देखते हैं। हेनरी हिगिंस। हेनरी हिगिंस कौन है? तो एक फिनिटिशियन है। ठीक है, फिनिटिशियन है, लिंग्विस्टिक्स के कह सकते हैं हम टीचर। तो हेनरी हिगिंस ने कोशिश की थी इनको, इनके प्रोनाउंसिएशन को चेंज करके इन्हें एक कल्चर्ड लेडी बनाने की, एक हाई क्लास लेडी बनाने की कोशिश की थी। तो हिगिंस क्या करते हैं? ये स्टडी करते हैं स्पीच साउंड एंड ट्रेन एलिजा इन प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्या पढ़ाते हैं? ओके, इनकी प्लेस सभी इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको कुछ नाम बता दूंगी कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और थोड़ा सा समरी आपको देखनी पड़ेगी जो भी प्लेस है उनकी। तो जैसे सेंट जॉन इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा अभी हमने एक वर्क पढ़ा पिग्मेलियन, इसकी भी स्टोरी आप देख सकते हैं, शॉर्ट समरी। विच शॉ प्लेस इंस्पायर्ड द म्यूजिकल माई फेयर लेडी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पिग्मेलियन ने म्यूजिकल माई फेयर लेडी को इंस्पायर किया था। माई फेयर लेडी, ये जो म्यूजिकल आप कह सकते हैं एडाप्टेशन, ये लिया गया है शॉ के पिग्मेलियन से। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट, लाइफ फोर्स थ्योरी, ये कहाँ आती है? तो मैन एंड सुपरमैन, ये क्वेश्चन मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। लाइफ फोर्स थ्योरी, ये शॉ की इवोल्यूशनरी प्रिंसिपल थ्योरी है,
ड्राइविंग ह्यूमैनिटी टुवर्ड्स हायर डेवलपमेंट। ओके, तो आपको याद रखना है मैन एंड सुपरमैन। विच प्ले कंटेन्स द फेमस डॉन जॉन इन हेल एपिसोड, ये भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैन एंड सुपरमैन में ही ये एपिसोड है डॉन जॉन इन हेल। द फिलोसॉफिकल जो इंटरव्यूड है ये काफी ज्यादा नेट के एग्जाम में पूछी जाती है। ये इंटरल्यूड है, ये आपको ध्यान रखना है, और नेट के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट जो प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कैनेडा। तो कैनेडा से क्वेश्चन बनता है, कैनेडा का टाइटल ही भाई बहुत बार पूछा जाता है। तो कैनेडा अ मिस्ट्री, क्या है इसका पूरा टाइटल? कैनेडा अ मिस्ट्री, ये भी पूछा जाता है। सी एक्ट्स का प्ले है और इसकी सेटिंग है नॉर्थ ईस्ट सबर्ब ऑफ लंदन, अक्टूबर के मंथ में है। जेम्स मॉरेल है यहाँ पे, कैनेडा है, एंड यूज इन मार्च बैक। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि who she chooses at the last, तो मॉरल वो चूज करती है, ये कहती है आई चूज द वीकर ऑफ द टू। ठीक है, मॉरल। यूज इन मार्क्स बैक ये किस प्ले में आते हैं? तो अभी मैंने बताया आपको, कैनेडा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च बैंक, सॉरी, ओके, मार्च बैंक इज अ यंग पोएट इन लव विथ कैनेडा। ठीक है, बहुत कम उम्र में है, आई थिंक 18 ईयर्स के हैं ये, और ही इज एक्चुअली अफेक्टेड विद ही इज इन लव विद कैनेडा। हालांकि लास्ट में जब ये सवाल आता है कैनेडा के सामने कि वो किसे चूज करे, तो वो चूज करती हैं अपने हस्बैंड। इसमें ऑक्शन सीन भी आता है, ये भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा। ऑक्शन सीन एक्ट थर्ड में आता है ऑक्शन सीन, और इस प्ले की सेटिंग वन डे की है, मॉर्निंग आफ्टरनून एंड इवनिंग। अक्टूबर की सेटिंग है, मार्च बैंक 18 ईयर्स के हैं, और जेम्स मॉरल एक क्रिश्चियन सोशलिस्ट है, कैनेडा हाउसवाइफ है। शॉ एक्सपोजेस, ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन था, विच प्ले अटैक्स रोमांटिक नोशंस ऑफ वॉर। अभी हमने एंटी रोमांटिक कॉमेडी पढ़ी थी, आर्म्स एंड द मैन। रोमांटिक नोशंस ऑफ वॉर मतलब कि जो वॉर में जाते जो सोल्जर्स, पैट्रियोटिज्म, ये सारी जो चीजें हैं, राइट, इस सब के बारे में जो रियलिटी है वो किस प्ले में शो की गई है? तो आर्म्स एंड द मैन में, जिसमें ये बताया गया था कि 9 आउट ऑफ 10 आर बॉर्न फूल, ऐसा बोलते हैं ब्लंशली। कैप्टन ब्लंशली किस में आते हैं? तो आर्म्स एंड द मैन में आते हैं। इसकी भी आप समरी पढ़ लीजिएगा, जो भी नेट के कैंडिडेट्स हैं या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो समरी एक बार पढ़ लेंगे। कैप्टन ब्लंशली को चॉकलेट क्रीम सोल्जर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि वो जब भी वॉर फ्रंट पे जाते हैं वो चॉकलेट्स ले जाते हैं इंस्टेड ऑफ कैडबरिज, इसलिए रहना इन्हें चॉकलेट क्रीम सोल्जर बोलती है। यहाँ पे कॉमिक डिटेल ऐड की गई है टू रिडिक्यूल हीरोइक मिलिट्री आइडियल्स, क्योंकि अगर आप चॉकलेट ले जाएंगे तो आप सर्वाइव कर पाएंगे, कुछ खाने का ले जाएंगे तो आप वॉर फ्रंट पे सर्वाइव कर पाएंगे, सिर्फ कैडबरिज से आप सर्वाइव नहीं कर सकते। यहाँ पे इस चीज को बताया गया है। आर्म्स एंड द मैन के कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं। इसका जो टाइटल है ये वर्जिल के एनीड से लिया गया है। ठीक है, आर्म्स एंड द मैन, ये टाइटल कहाँ से है? वर्जिल के एनीड से। दूसरा यहाँ पे जो सेटिंग है वो है 1885, यहाँ पे वॉर होता है सर्बो बल्गेरियन वॉर। क्या वॉर हो रहा है यहाँ पे? सर्बो बल्गेरियन वॉर, इसको आप नोट करिएगा। इसके अलावा इस प्ले को प्लेस प्लीजेंट की कैटेगरी में रखा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। प्लेस प्लीजेंट की कैटेगरी में 3 और प्ले हैं, कैंडिडा, यू नेवर कैन टेल, द मैन ऑफ डेस्टिनी। यहाँ पे हम देखते हैं जो कैप्टन ब्लैंशली है ये एक स्विस मर्सिनरी सोल्जर है। मर्सिनरी सोल्जर क्या होते हैं? जो मतलब एक कह सकते हैं पैसे के लिए लड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं उसी कंट्री की तरफ से लड़ेंगे, तो मर्सिनरी इन्हें बोला जाता है। और ये इनका पीछा किया जा रहा है और ये रैना के रूम में आते हैं, रैना इन्हें बचाती है, और कहीं ना कहीं एक बॉन्ड इनके और रैना के बीच में क्रिएट होता है। हालांकि रैना उस समय सर्जियस से इंगेज थी, बट लेटर ऑन रैना को सॉरी रैना को समझ में आता है कि जो सर्जियस का जो हीरोइक आइडियल्स था वो एक शो ऑफ का ज्यादा था। ठीक है, जबकि ब्लंशली रियलिटी की चीजें बताता है। और यहाँ पे जो माइक टू माइक चॉकलेट क्रीम सोल्जर, ये एक फ्रेज आता है, तो ये एक फोटोग्राफ अपना छोड़ती हैं। ठीक है, अपने फादर की मतलब इनका एक कोट छूट जाता है, तो अपने उस फोटो के पीछे ये लिखती हैं टू माई चॉकलेट क्रीम सोल्जर। मेजर पेटकॉफ का वो कोट था, ये आपको ध्यान रखना है।
यहाँ पे लास्ट में हम देखते हैं ब्लेंशली की शादी हो जाती है रैना से और लूका की शादी हो जाती है सर्जियस से। तो ये सभी कैरेक्टर्स के आप थोड़ा सा नाम ध्यान रखेंगे। प्लीज प्लीजेंट्स आपको याद रखना है, प्लीज प्लीजेंट्स क्वेश्चन बन जाता है कई बार। ये कलेक्शन पब्लिश होता है 1898 में। ओके, और इसमें द मैन ऑफ डेस्टिनी, कैनेडा, यू नेवर कैन टेल एंड आर्म्स एंड द मैन, ये 4 प्लेस पब्लिश होते हैं। विच प्ले डील्स विद प्रोस्टिट्यूशन एट सोशल इंस्टीट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन, मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। ओके, इसमें हम देखते हैं ये प्ले क्रिटिक करता है इकोनॉमिकल कंडीशन फोर्सिंग विमेन इनटू प्रोस्टिट्यूशन। व्हाई विमेन had to choose prostitution because of their economical social condition, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कैरेक्टर्स को आप थोड़ा सा देखिएगा, इसकी समरी आप लोग पढ़िएगा। इसमें जो मेजर कैरेक्टर है उनका क्या नाम है, तो विवी वॉरेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विवी वॉरेन है मिसेस वॉरेन प्रोफेशन में। विवी इज मिसेस वॉरेन्स एजुकेटेड डॉटर, ये आपको ध्यान रखना है। विवी कौन है, मिसेस वॉरेन की एजुकेटेड डॉटर है। ये प्ले एक प्रॉब्लम प्ले भी कहा जा सकता है। और विवी यहाँ पे अनअवेयर है अपनी मदर के प्रोफेशन से। इनकी मदर एक ब्रॉथल का चेन चलाती हैं, आप कह सकते हैं। शुरुआत में जब इन्हें पता चलता है अपनी मदर के प्रोफेशन के बारे में तो काफी ज्यादा वो हॉरिफाइड होती है, बट लेटर ऑन वो अपनी मदर को एज अ चैंपियन कंसीडर करती हैं। ओके, हालांकि हम देखते हैं कि वो अपनी मदर को डिसोन कर देती हैं। तो इसको आप पढ़ेंगे। सोशल एटीट्यूड यहाँ पे दिखाया गया है टुवर्ड्स द प्रोस्टिट्यूट्स। नेक्स्ट देखते हैं विच शॉ प्ले फोकसेस ऑन रिलीजन एंड कैपिटलिज्म, तो मेजर बारबरा। मेजर बारबरा, आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे प्लेज हैं और सारे ही प्लेज ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दिखाया गया यंग वुमेन है बारबरा अंडरशाफ्ट, बारबरा अंडरशाफ्ट, जो कि पुअर को हेल्प करती है एज अ मेजर। ओके, ये आप ध्यान रखेंगे। इसकी आप थोड़ी सी समरी पढ़ सकते हैं। जो लोग प्री की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इतना डेप्थ में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, जो नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। दिस प्ले एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन वेल्थ, वेपन्स एंड रिलीजन। एंड्रयू अंडरशाफ्ट ये किस प्ले में अपीयर होते हैं, तो ये अपीयर होते हैं मेजर बारबरा में। एंड्रयू अंडरशाफ्ट, बारबरा अंडरशाफ्ट। ओके, स्टीफन भी इसमें कैरेक्टर है। लेडी ब्रिटोमॉट अंडरशाफ्ट। अंडरशाफ्ट कौन है, एक वेल्दी आर्मामेंट मैन्युफैक्चरर है। which play one show the greatest critical acclaim, तो सेंट जोन जो है वो काफी फेमस रहा है और इनको काफी अप्रिसिएशन मिला है सेंट जोन के लिए। तो आप इसको याद रखेंगे, सेंट जोन लास्ट प्ले कह सकते हैं हम इनका। और ओनली ट्रेजेडी बाय शॉ, ओनली ट्रेजेडी एंड अ ट्रेजेडी विदाउट विलन। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं ट्रेजेडी विदाउट विलन। इसमें कोई विलन नहीं था, इसमें रिलीजन ने कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इसमें हम देखते हैं जो स्टोरी है वो 15वीं सेंचुरी की स्टोरी है और किंग हेनरी 6 को भी यहाँ पे दिखाया गया है। और इसमें हम देखते हैं जो सेंट जॉन है उन्हें जोन ऑफ आर्क का नाम दिया जाता है। जोन ऑफ आर्क उनका ट्रायल किया जाता है। इस प्ले को शॉ ने बोला है अ क्रॉनिकल प्ले इन 6 सीन्स एंड एन एपिलॉग, ये आप नोट कर सकते हैं। A chronicle play in 6 scenes and an epilogue. Okay, इसका पब्लिकेशन ईयर भी इंपॉर्टेंट है। एक बार हम लास्ट में पब्लिकेशन ईयर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंट जोन इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ, तो अभी मैंने आपको बताया जोन ऑफ आर्क की लाइफ भी बेस्ड है। ये प्ले इनका मास्टरपीस कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड दिस प्ले ड्रामेटाइज द लाइफ एंड ट्रायल ऑफ जोन ऑफ आर्क। इनका ट्रायल होता है। इसको जब आप पढ़ेंगे तो काफी ज्यादा पॉइग्नेंट स्टोरी है। फ्रेंच और इंग्लिश के बीच जो वॉर होता है उस समय की स्टोरी यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक है,
हेनरी सिक्स है, ये भी आपको याद रखना है। इनको बर्न कर दिया जाता है 1431 में। 30 में 1431 में इनको बर्न किया जाता है, जला दिया जाता है, और ये 19 ईयर्स की होती हैं। ठीक है, इनके ऊपर चार्ज लग जाता है, हेरेसी का चार्ज लग जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे मैजिक कर पाती थी, तो इनके ऊपर हेरेसी का चार्ज किया जाता है और इनका ट्रायल होता है। पॉलिटिकली मूव रहता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। वैसा कुछ कर नहीं रही नहीं होती हैं, लेकिन पॉलिटिकल सिनेरियो की वजह से उनको कहीं ना कहीं अपनी जान गंवानी पड़ती है। क्रॉस ड्रेसिंग करके वो सोल्जर की तरह लड़ती हैं, क्योंकि गर्ल होने के कारण कोई तो उन्हें लड़ने नहीं दे सकता था, तो क्रॉस ड्रेसिंग करती हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। वो डिवाइन वॉइस सुन सकती हैं, और उन्होंने चर्च अथॉरिटी को मानने से इनकार कर दिया था, इसीलिए उनको उनके ऊपर हेरेसी का चार्ज लगता है। मार्टियर की तरह हम उन्हें मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शॉस फर्स्ट प्ले वॉज, इनका फर्स्ट प्ले कौन सा था? तो विडोवर्स हाउस। कौन सा प्ले था इनका? विडोवर्स हाउस। ऑलरेडी बहुत सारे प्लेस आप लोग को अब तक समझ में आ गए होंगे। विडोवर्स हाउस 1890s में पब्लिश होता है, एंड इट अटैक्स स्लम लैंडलॉर्डिज्म। शॉ कॉल्ड मेनी ऑफ हिज अर्ली प्लेस, इन्होंने अपने बहुत सारे प्लेस को क्या बोला है? प्लेस प्लीजेंट एंड प्लेस अनप्लीजेंट। प्लेस अनप्लीजेंट की कैटेगरी भी आपको याद रखनी है। प्लेस अनप्लीजेंट की अगर मैं बात करूं तो 1893 में पब्लिश होता है, और इसमें आपको याद रखना है विडोवर्स हाउस, द फिलैंडरर, मिसेस वॉरेंस प्रोफेशन। तीन आपको याद रखने हैं। अभी हमने बात की विडोवर्स हाउस शुरुआत में पब्लिश होता है, 1892 में आता है ये। 3 एक्ट का प्ले है ये। द फिलैंडरर ये 1893 में आता है, हालांकि 1898 तक पब्लिश नहीं हुआ था। ये सटायर है, और इस प्ले की 2 एंडिंग लिखी थी शॉ ने। मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन मैंने आपको बताया। वॉरेन्स प्रोफेशन यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन की बात कर रहा है, और यहाँ पे मिसेस वॉरेन और उनकी डॉटर विवी का रिलेशनशिप दिखाया गया है। तो 3 प्ले आपको याद रखने, प्लेस ब्लिजेंट की कैटेगरी में विडोवर्स हाउस, द फिलैंडरर, मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन। एंड इफ आई टॉक अबाउट प्लेस प्लीजेंट, जो कि 1898 में आता है, इसमें द मैन ऑफ डेस्टिनी, आर्म्स एंड द मैन, कैनेडा, यू नेवर कैन टेल, ये 4 प्ले हैं। ये क्लासिफिकेशन भी कई बार पूछा जाता है नेट के एग्जाम में। आर्म्स एंड द मैन, इसकी सेटिंग, आर्म्स एंड द मैन की सेटिंग बताइए, तो भी मैंने आपको बताया था सर्बो बल्गेरियन वॉर। ठीक है, यहाँ पे शॉ ने वॉर को क्रिटिसाइज किया है। विच ड्रामेटिक फॉर्म इज मोस्ट एसोसिएटेड विद शॉ? द प्रॉब्लम प्ले। हेनरिक इब्सन ने शुरू किया था प्रॉब्लम प्ले, और इनके साथ ये इन्होंने भी अपने वर्क में हम देख सकते हैं प्रॉब्लम प्ले या ड्रामा ऑफ आइडियाज कह सकते हैं, उसको डील किया है। इन्हें ऑस्कर प्ले भी मिलता है, ये भी आप ध्यान रखिए। ऑस्कर भी मिलता है, ऑस्कर प्राइज। ओके, ऑस्कर किस लिए मिलता है? पिग्मेलियन के लिए। पिग्मेलियन के लिए उन्हें ऑस्कर मिलता है, क्योंकि पिग्मेलियन पे मूवी बनी थी। तो आपको याद रखना है, नोबेल प्राइज मिलता है 1925 में, और इन्हें ऑस्कर भी मिलता है। शॉ डिस्कसेस सोशल, मॉरल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इशूज थ्रू ड्रामा, इसलिए इनके ड्रामा को प्रॉब्लम प्ले बोला जाता है। हु रोट द प्रेफेस टू पिग्मेलियन डिस्कसिंग लैंग्वेज एंड क्लास? किसने लिखा है प्रेफेस? तो किसने लिखा होगा? ऑब्वियसली जीबी शॉ ने ही प्रेफेस लिखा है। ठीक है, और इनकी प्रेफेस काफी ज्यादा फेमस होती है। 3 प्लेस फॉर प्योरिटन, विच प्ले बिलोंग्स टू 3 प्लेस फॉर प्योरिटन? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको 3 प्लेस याद रखते हैं। डेविस डिसाइपल, सीजर एंड क्लियोपैट्रा, कैप्टन ब्रैस बाउंड्स कॉन्वर्सेशन। 3 प्ले हैं, डेविस डिसाइपल, एंड सीजर एंड क्लियोपैट्रा, एंड कैप्टन ब्रैस बाउंड्स कन्वर्सेशन। तो यहाँ पे डेविस डिसाइपल ही आप देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे तीनों प्ले लिखे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। डेविस डिसाइपल, सीजर एंड क्लियोपैट्रा, कैप्टन ब्रैस बाउंड्स कन्वर्सेशन। आपसे बहुत ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर आप किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं बनेगा, लेकिन आपको जनरल इंफॉर्मेशन तो होनी ही चाहिए। ओके, मैन एंड सुपरमैन से कैरेक्टर्स कई बार पूछते हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इस प्ले को अ कॉमेडी एंड अ फिलोसफी बोला गया है, इसका सबटाइटल है। इसमें आपको कुछ कैरेक्टर्स मिलेंगे, एन वाइटफील्ड, जॉन टैनर, ऑक्टेवियस रॉबिन्सन, रोबक रैमस्टन। ठीक है, जॉन टैनर काफी ज्यादा एजुकेटेड व्यक्ति हैं,
और इन्हें डिसेंडेंट माना जाता है डॉन जुआन का, तो ये इंपॉर्टेंट है। एंड एनफील्ड है। डॉन जुआन में डोना एना एक कैरेक्टर है, उसको ये कॉरेस्पॉन्ड करती हैं। ओके। ऑक्टेवियस रॉबिन्सन मैंने आपको कैरेक्टर बताया था, तो डॉन जुआन मिथ में ये डॉन ऑक्टेवियो को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इतना ही बस ध्यान रखिए। शॉ वॉज अवॉर्डेड एन ऑस्कर फॉर, अभी मैंने आपको बताया पिग्मेलियन के लिए अवार्ड मिलता है इन्हें, पिग्मेलियन के लिए। ओके, स्क्रीन प्ले अडॉप्टेशन ऑफ पिग्मेलियन। Next question है, which statement about Shaw is correct? He rejected realism, he promoted discussion drama, he wrote only tragedies, he opposed social reform. तो यहाँ पे देखिए डिस्कशन ड्रामा लिखा है, रिजेक्टेड की जगह अगर इन्होंने रियलिज्म दिखाया होता तो ये सही होता, अपोज की जगह अगर सपोर्टेड होता सोशल रिफॉर्म तो भी ये सही होता। ओके। शॉ ट्रांसफॉर्म ड्रामा इनटू अ व्हीकल फॉर इंटेलेक्चुअल डिबेट, ये आप ध्यान रखिएगा, इनकी ड्रामा जो है इंटेलेक्चुअल डिबेट का एक पार्ट थे, ऐसा हम कह सकते हैं। सेंट जॉन का ईयर मैंने आपको 25 बताया, कहीं कहीं 1923 भी दिखता है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। अगर हम विकिपीडिया पे जाएं तो सेंट जॉन का जो ईयर है वो 1923 भी दिख रहा है, इसको आप थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है। पिग्मेलियन का 1913 एंड मैन एंड सुपरमैन का 1902। और इनका ऑस्कर प्राइज जो है उसका ईयर भी आप थोड़ा सा देखिएगा, कहीं कहीं 1938 दिखता है, कहीं कहीं 1939। तो एक बार इसे क्रॉस चेक करिएगा। इन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट भी मिलता है, लेकिन इसे ये रिफ्यूज कर देते हैं। ओके। अब आपको मैच करना है प्ले को कैरेक्टर के साथ, तो पिग्मेलियन एलिजा डोलेटिल, हिगिंस किस में है? पिग्मेलियन में ही है। अंडरशाफ्ट अभी मैंने बताया मेजर बारबरा में, और ब्लेंशली है आर्म्स एंड द मैन में, तो एलिजा डोलेटिल पिग्मेलियन में है। ओके। अब देखिए इसका एक रिवीजन है। इनका जन्म होता है 1856 डबलिन आयरलैंड में, इनकी डेथ होती है 1950 में। ही वाज मेंबर ऑफ फेबियन सोसाइटी, काफी क्वेश्चन बनता है। नोबेल प्राइज इन्हें कब मिलता है? 1925 में। ऑस्कर इन्हें किसके लिए मिलता है? पिग्मेलियन के लिए। फर्स्ट प्ले इनका रहा है विडोवर्स हाउस, मास्टरपीस वर्क माना जाता है सेंट जून। एंटी वॉर प्ले है इनका आर्म्स एंड द मैन। हु इज हीरोइन ऑफ पिग्मेलियन? एलिजा डोलिटिल। फेनेटिशियन कौन है इसमें? हेनरी हिगिंस। लाइफ फोर्स थ्योरी, डॉन जुआन इन हेल, ये दोनों आपको ध्यान रखना है, मैन एंड सुपरमैन में आता है। डॉन जुआन इन हेल ये एक एपिसोड है। प्रोस्टिट्यूट की थीम मिलती है आपको मिसेस वॉरेंस प्रोफेशन। रिलीजन प्लस कैपिटलिज्म, ये आपको दिखता है मेजर बारबरा में। डिस्कशन ड्रामा या प्रॉब्लम प्ले, ये शॉ के हार्ड मार्क कहे जा सकते हैं। ठीक है। तो क्रोनोलॉजी अब देखते हैं। तो 1892 में आता है विडोवर्स हाउस, 1893 में आता है मिसेस वॉरेंस प्रोफेशन, 1894 में आता है आर्म्स एंड द मैन, 1897 में आता है द डेविस डिसाइपल, 1898 में आता है सीजर एंड क्लियोपैट्रा, 1903 में आता है मैन एंड सुपरमैन, 1905 में आता है मेजर बारबरा, 1912 में आता है पिग्मेलियन, 1923 में आता है सेंट जॉन। 1923 आप नोट करिएगा। 1925 में इन्हें मिलता है नोबेल प्राइज। ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस भी देख लेते हैं हम क्रोनोलॉजी बेस्ड। तो इनका अर्लीस्ट प्ले कौन सा है? तो विडोवर्स हाउस हमने डिस्कस किया था। क्रोनोलॉजी में आपको अरेंज करना है, तो अभी क्रोनोलॉजी मैंने आपको दिखाई थी। ठीक है। तो इसका क्रोनोलॉजी आप देखिए, 1894, 1903, 1905, 1912। तो हम देखते हैं पहला इनका कौन सा आता है, आर्म्स एंड द मैन। ओके, आर्म्स एंड द मैन का पहला वर्क है। इसके बाद आता है मैन एंड सुपरमैन। इसके बाद आता है इनका मेजर बारबरा एंड पिग्मेलियन। ठीक है। ईयर एक बार आप लोग देख लीजिएगा। 1894 में आता है आर्म्स एंड द मैन। इसके बाद 1903 में आता है इनका मैन एंड सुपरमैन, 1905 में आता है इनका मेजर बारबरा एंड 1912 में आता है इनका पिग्मेलियन। ठीक है। ईयर आप लोग नोट कर लीजिएगा। विच वर्क वाज पब्लिश्ड इमीडिएटली बिफोर पिग्मेलियन? तो मेजर बारबरा। विच प्ले केम फर्स्ट, आर्म्स एंड द मैन या मेजर बारबरा? तो आर्म्स एंड द मैन ही पहले आता है। क्रोनोलॉजी आपको एक बार चेक करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे प्लेज हैं।
कंफ्यूजन होना स्वाभाविक सी बात है। नेक्स्ट है आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। द डेविस डिसाइपल, सीजर एंड क्लियोपैट्रा, मैन एंड सुपरमैन, एंड लास्ट इज। इसकी क्रोनोलॉजी आप देखिए, डेविस डिसाइपल, सीजर एंड क्लियोपैट्रा, मैन एंड सुपरमैन, एंड लास्ट इज सेंजो। ABCD ये इसका सही आंसर होगा। इसकी आप ईयर थोड़ा सा नोट करिएगा। विच वर्क बिलोंग टू 1903? 1903 में कौन सा वर्क आता है? तो मैन एंड सुपरमैन। ठीक है, मैन एंड सुपरमैन 1903 में आता है। इसका सबटाइटल मैंने आपको बताया, अ कॉमेडी एंड अ फिलोसफी। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिटन इन द 19th सेंचुरी? किसे लिखा गया था 19th सेंचुरी में? तो आर्म्स एंड द मैन को। इनका एक और शॉर्ट कॉमेडी है, द डार्क लेडी ऑफ द सोनेट्स, ये आप याद रखेंगे। द डार्क लेडी ऑफ द सोनेट्स कॉमेडी है, जिसमें शेक्सपियर के बारे में ये बता रहे, शेक्सपियर की जो डार्क लेडी हैं उनके बारे में बता रहे हैं ये शेक्सपियर डार्क लेडी से मिलने जा रहे हैं, जो कि उनकी बिलावेड हैं, और एक्सीडेंटली वो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से मिल जाते हैं। ठीक है, तो इतना ही आप ध्यान रखेंगे बस। द डार्क लेडी ऑफ द सोनेट्स किसने लिखा है? विच प्ले केम आफ्टर सीजर एंड क्लियोपैट्रा? तो सीजर एंड क्लियोपैट्रा का जिन्होंने लिखा है मैन एंड सुपरमैन। ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, आपको 4 प्ले मिल जाएंगे और उसको अरेंज करना होगा। क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन, आर्म्स एंड द मैन, विडोवर्स हाउस, द डेविल्स डिसाइपल। तो सबसे पहले विडोवर्स हाउस आता है, मैंने आपको बताया। तो अगर देखा जाए तो इस हिसाब से सबसे पहले सी, ठीक है, विडोवर्स हाउस। उसके बाद मिसेस वॉरेन प्रोफेशन आएगा सेकेंड, सी ए यही मिल रहा है, BD आर्म्स एंड द मैन एंड डेविल्स डिसाइपल इसके बाद आता है। ठीक है, विच इज शॉज लेटेस्ट मेजर प्ले अमंग द फॉलोइंग? शॉ का लेटेस्ट मेजर प्ले कौन सा है? तो सबसे लास्ट में मैंने आपको बताया था सेंट जोनी लिखा गया है 1923 में। आपको मैच करना है ईयर के साथ। आर्म्स एंड द मैन, पिग्मेलियन, सेंट जॉन, मेजर बारबरा। तो आर्म्स एंड द 1923 की अगर हम बात करें तो ये मिल जाता है सेंट जॉन से। ठीक है, 1923 सेंट जॉन। आर्म्स एंड द मैन 1894, आर्म्स एंड द मैन का ईयर होगा 1894। नेक्स्ट इज पिग्मेलियन। पिग्मेलियन 1912 एंड मेजर बारबरा 1905। ओके, एक बार मैच कर लेते हैं। लेट मी चेक। ए का 1 इज 1894, बी का 2 1912, सेंट जॉन का तो क्लियर ही है, एंड मेजर बारबरा 1905। तो ये सही है। मोस्ट रिपीटेड क्रोनोलॉजी हम देखते थे। पिग्मेलियन को कब पब्लिश किया गया था? 1912 में। पिग्मेलियन वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1912। इन्हें नोबेल प्राइज कब मिलता है? 1925। विच सीक्वेंस इज करेक्ट? तो आपको बताना है सीक्वेंस। तो मेजर बारबरा, पिग्मेलियन, सेंट जॉन। जैसे आपने एक बार देख लिया पहले प्ले कौन सा है, बाद में कौन आया, ईयर याद हो ना हो, आप ऐसे भी लगा सकते हैं। विच वर्क अपीयर्स फर्स्ट? तो इसमें अगर आप ये 2 ही प्ले हैं तो इसमें आप देखेंगे मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन पहले आया है, आर्म्स एंड द मैन बाद में आता है। आर्म्स एंड द मैन आता है 1894 में। ओके, मिसेस वॉरेन प्रोफेशन आता है 1893 में। इनके वर्क की ईयर एक बार मैं आपको बता दूंगी। विच प्ले वाज रिटन क्लोजेस्ट टू द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी? तो किसे लिखा गया है? मैन एंड सुपरमैन। ठीक है, मैन एंड सुपरमैन लिखा गया है 1903 में। क्लोजेस्ट है टू द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। तो आप यहाँ पे 3 लाइन देखिए, कंप्लीट ही होने वाला आपका। अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। तो अर्लीस्ट टू लेटेस्ट अगर आप देखें तो विडोवर्स हाउस आता है, देन आर्म्स एंड द मैन आता है, मेजर बारबरा आता है, पिग्मेलियन आता है। तो ये लाइन से ही लगा है। ओके, विच पेयर इज करेक्टली मैच? सेंट जॉन, पिग्मेलियन एंड मेजर बारबरा। तो सेंट जॉन ही करेक्टली मैच्ड है। मेजर बारबरा 1907 में आता है। मेजर बारबरा गेट इन द ईयर 1907। आर्म्स एंड द मैन आता है 1894 में। ओके, एंड मेजर बारबरा तो मैंने आपको बता ही दिया है। एंड पिग्मेलियन आता है 1913। पिग्मेलियन आप याद रखेंगे, ये ग्रीक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर था, उसी के ऊपर ये प्ले है। 5 एक्ट्स का प्ले है और टाइटल इज टेकन फ्रॉम ओविड्स मेटामॉर्फोसिस। एक रोमांटिक कॉमेडी हम कह सकते हैं। इसमें एक प्रोफेसर है फोनेटिक्स के, हेनरी हिगिंस, जो कि ये बेट लगाते कि वो किसी भी कॉकनी फ्लावर गर्ल को एक
डचेस के जैसा बना सकते हैं, मतलब एक हाई कल्चर लेडी बना सकते हैं। तो एलिजा डुलिटिल को वो एज अ आप कह सकते हैं टास्क लेते हैं, ताकि उसे वो एकदम उसको ऐसा सिखा दे, उसको ऐसी ट्रेनिंग दे दे कि उसकी बोलचाल से लगे ही ना कि वो फ्लावर गर्ल है। यहाँ पे कोलोनल पिकरिंग भी है, कोलोनल पिकरिंग जिसके साथ वो बेट लगाते हैं। तो इन 3 कैरेक्टर्स को आप याद रखेंगे, उनको ये काफी सिखाते हैं ये एलिजा डुलिटिल को। बट लास्ट में हम देखते हैं हालांकि कि वो चली जाती हैं। ठीक है, ये पता नहीं चल पाता कि वो डचेस वाला एग्जाम पास कर पाती है कि नहीं। इसमें था कि वो डचेस की जैसे बिहेव करे एक एम्बेसडर गार्डन पार्टी में, पर ये पता नहीं चल पाता है कि वो लास्ट में पास कर पाती इस एग्जाम को या नहीं। ठीक है, और बहुत दिनों तक, बहुत महीनों तक इन्हें एक आप कह सकते हैं एक क्लास देते हैं, टीचिंग करते हैं। 2 ट्रायल भी होते हैं ये देखने के लिए कि वो कितना सक्सेसफुल रहा ट्रायल। यहाँ पे कोटेशन है, आई डोंट वांट टू टॉक ग्रामर, आई वांट टू टॉक लाइक अ लेडी। ओके, अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे सीजर एंड क्लियोपैट्रा, डेविस डिसाइपल, सेंट जॉन, पिग्मेलियन है। सीजर एंड क्लियोपैट्रा आता है 1898 में। ओके, डेविस डिसाइपल ये आप कह सकते हैं 1901 का ही कलेक्शन है, उसी में ये वर्क आता है, 3 प्लेस फॉर प्योरिटन्स। सेंट जॉन आता है 1923 में, और पिग्मेलियन का भी मैंने आपको ईयर बताया 1913 में। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या हो सकता है करेक्ट, डी सी, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डी सी, और यहाँ पे बी ए हो सकता है। ठीक है, बी ए, तो ये आप कर सकते हैं पहला ऑप्शन। क्रोनोलॉजी में आप देखिए कुछ पॉइंट मैंने आपको बताया था, मैं आपको समझाऊंगी, बताऊंगी क्रोनोलॉजी। विडोवर्स हाउस आता है पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एक बार जरूर पढ़िएगा। विडोवर्स हाउस आता है 1902 में, मिसेस गॉर्डन प्रोफेसर 93 में, आर्म्स एंड द मैन 94, द डेविस डिसाइपल 1897 में आता है, अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, यहाँ पे ईयर भी लिख सकते हैं 1897। ठीक है, इसके बाद आता है सीजर एंड क्लियोपैट्रा 98 में, मैन एंड सुपरमैन 1903 में, मेजर बारबरा 1905, पिग्मेलियन ईयर इंपॉर्टेंट है, सेंट जॉन ईयर इंपॉर्टेंट है 1923, एंड नोबेल प्राइज 1925। तो इस तरह से आपके कुछ पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, और यहाँ से आपके कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जो भी पूछे जाते हैं। इनके कोटेशन आपको ध्यान रखना है, आई राइट प्लेस विद द डेलिबरेट पर्पस टू कन्वर्ट द नेशन टू माई ओपिनियन, ये इनकी कोटेशन थी। फेबियन सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। इनका एक मैंने वर्क बताया था, द डार्क लेडी ऑफ द सोनेट्स, ये आपको ध्यान रखना है। 25 की एज में ये वेजिटेरियन बन जाते हैं। 1950 में इनकी डेथ होती है ड्यू टू किडनी फेलियर। और इनके प्लीजेंट और अनप्लीजेंट प्लेस की आप लिस्ट जरूर याद रखिएगा। और इसके अलावा 3 प्लेस फॉर प्योरिटन्स, इसको भी आप जरूर याद रखिएगा। इन्होंने आर्ट फॉर आर्ट्स थ्योरी का विरोध किया था, आर्ट फॉर आर्ट से। ठीक है, ये भी आप याद रखिए, आर्ट फॉर आर्ट सेक इसको इन्होंने विरोध किया था। इनका कहना है, फॉर आर्ट सेक अलोन आई वुड नॉट फेस द टेल ऑफ राइटिंग अ सिंगल सेंटेंस। ठीक है, तो इनके आप वर्क देखते हैं तो ये एक टीचिंग या एक लोगों को इंस्ट्रक्शन ही देना चाहते हैं, सोसाइटी को इम्प्रूव ही करना चाहते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जीबी शो एक ही क्लास में पूरा कंप्लीट हो सकते हैं, लेकिन ये रिवीजन क्लास है तो मैंने पूरी कोशिश की है आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बताने की। इनके जो ईयर हैं ऑस्कर के, नोबेल के, एक बार आप क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा, कई बार हो सकता है कुछ गलत भी हो सकता है। एक और पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि इन्होंने कुछ रिव्यूज भी लिखे हैं, किसके लिए, सैटरडे रिव्यू के लिए, ड्रामेटिक रिव्यू के लिए, द पॉल मॉल गैजेट के लिए, द स्टार के लिए। तो ये पूछा जाता है, सैटरडे रिव्यू कई बार पूछा जा चुका है, इसके अलावा द पॉल मॉल गैजेट भी कई बार पूछा जा चुका है, द स्टार ये भी आप ध्यान रखिएगा। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, टेक केयर।